जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। फिर से मैं बोल रहा हूं, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो निर्मित किया था संविधान, उसके 4 प्रावधानों को लागू कर दिया गया था और बाकी के जो प्रावधान थे उन सभी प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पेपर में बहुत बार पूछ देता है कि कितने प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 से पहले लागू कर दिया गया था। देखो, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोला था आप लोगों को कि ये थोड़ी डिटेल्ड क्लास है। अगर आपने इसको सुना और समझने की कोशिश किया, थोड़ा दिमाग में रखा, तो ऑब्वियसली किसी भी पेपर में बैठ जाइए, बेसिक कंसेप्ट्स का जो प्रॉब्लम होता है कि अनुच्छेद 29 क्या था, अनुच्छेद 25 क्या था, ये सब ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो 1-2 बार अगर आपने सुन लिया बाद में भी, या कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो तो उस कॉपी को देख लिए तो आसानी से आप दे सकते हो आंसर। मैंने 2-3 आज भी बताया है, कुछ डेट और कुछ आर्टिकल। देखो, एक चीज और था, वो मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था, एजुकेशनल रिजर्वेशन। अभी मैंने जो क्लियर किया उस पर ध्यान दीजिएगा। लैंड रिफॉर्म से जुड़ी हुई चीजें जो थी वो राज्यों को सौंप दिया गया था। इसमें 39(b)(c) जो है वो कार्य कर रहा था किससे ज्यादा बेहतर, 19(1)(f) और 31 से बेहतर, यानी कि लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था और 39 लागू हो रहा था। इसमें देखो एक चीज और था, वो मैं बता देता हूँ। लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ में किसानों का तो बातें थी ही, सीलिंग का मामला भी था। सीलिंग का मामला जो था प्रारंभ में गांव वगैरह में ही किया गया था, लेकिन बाद में इसे शहरों में भी डाल दिया गया है। सीलिंग का मामला क्या था ये थोड़ा सा बता देते हैं। लैंड रिफॉर्म्स का, राज्य तय करेगा कि किसी भी व्यक्ति के पास कितना जमीन होगा, ये कौन तय करेगा, राज्य तय करेगा। जैसे कि एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं कि आपका पंजाब जो है 39(b) और (c) का उपयोग करते हुए 1950 के बाद इसका उपयोग करते हुए 39(b) और (c) का पंजाब में प्रत्येक व्यक्ति के पास 30 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रावधान बना दिए थे। और इस तरह से अगर कोई प्रक्रिया चलती है तो ये लैंड रिफॉर्म्स का दूसरा पार्ट बनता है, जिसे सीलिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। आई थिंक समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन मामला आया था 1966 में। जलंधर जो है पंजाब का भाग, वहां पर 2 भाई थे गोलकनाथ नाम करके। वो गोलकनाथ जो थे उनके 500 एकड़ से ज्यादा जमीन थे और पंजाब सरकार ने उनके जमीन को ले लिया था, जिसके कारण उन्होंने केस किया था। बाद में ये मामला हम बाद में बताएंगे, लेकिन हम लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए 2 पॉइंट बताए हैं, और भी इसके बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे। मैं पार्ट बाय पार्ट बताता चलो जाऊंगा। अभी सिर्फ बता रहा हूं कि कंट्राडिक्शंस कैसे हो रहा है, और कंट्राडिक्शन अगर हो रहा है तो कंफर्म रहिए इस कंट्राडिक्शन को, जो परस्पर जो विरोध उत्पन्न हो रहे हैं, इसका सॉल्यूशन के लिए केस होगा ही होगा। तो आपने बहुत सारा केस सुना होगा, जिसमें हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट में ही बोला था केशवानंद भारती मामला, अभी मैंने बोला गोलकनाथ मामला, अभी जस्ट तुम्हारा आने वाला है एक मद्रास राज्य मामला। बहुत सारे ऐसे मामले आ गए जो हमारे मूल मौलिक अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से, तो उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए हम देख रहे हैं इसका एजुकेशनल रिजर्वेशंस जो दिया गया था उस पे एक मामला आया, उस मामला को भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। राज्य ने अपने शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए उसने वंचितों को आरक्षण देना शुरू कर दिया। उसने वंचितों को आरक्षण देना उसने वंचितों को आरक्षण देना शुरू कर दिया। ये वंचित कौन थे, इसमें थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। ये वंचित समाज में रहने वाले, आर्थिक दृष्टिकोण
से जो कमजोर थे। तो राज्य ने तुरंत तय कर लिया कि आर्थिक दृष्टिकोण से कौन से कमजोर हैं। जो भाई दलित हैं वो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, एसटी हैं वो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं। तो राज्यों ने अपने अपने प्रदेशों में, राज्य यहां पर कहने का मतलब राज्य ही समझिएगा, जैसे पंजाब हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका तमिलनाडु उसमें मद्रास नाम से जाना जाता था, तो मद्रास हो गया। तो इस तरह से जो है वो आरक्षण देने का प्रावधान शुरू हो गया। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर एक ही राज्य में रहने वाले कुछ लोगों को शिक्षा में, एक ही शिक्षा में आरक्षण दी जा रही है और कुछ को आरक्षण नहीं दी जा रही है, यानी उसका मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 का हनन हो रहा है। अनुच्छेद 14-15 का हनन हो रहा है। अब अनुच्छेद 14-15 का हनन हो रहा है तो फिर कंट्रोडिक्शन शुरू। 46 अनुच्छेद कहता है कि राज्य जो है अपने प्रदेश में शिक्षा की स्थितियों को सुधार में लाने के लिए दलितों को, यानी एससी एसटी एवं कुछ अन्य और वर्ग को आरक्षण के प्रावधान ला सकता है। देखो इसी में एक बड़ा सा मामला आया था, मद्रास राज्य मामला, जिसको चंपक दोराई मामला भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने चंपक दोराई जो थे उन्होंने इस मामला को सुप्रीम कोर्ट में लाया था। और सुप्रीम कोर्ट में लाया था तो उनका कहना था कि अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है, ये 46 अर्थात इसे भी बदल जाना चाहिए। देखो बहुत सारी चीजें हैं, हमने पहले भी आपको बताया कि हमारे देश में आजादी जो है वो अमेरिका जैसी आजादी नहीं मिली थी। हमारे देश में गांधी जी ने देश में रहने वाले सभी वर्गों को देश की आजादी के आंदोलन में जोड़ लिया था, जिसमें हमने पिछले क्लास में बताया था कि किसानों को जोड़ा। तो किसानों को जोड़ने के लिए कहा गया था आंदोलनों में कि अगर हमें स्वाधीनता प्राप्त होगा तो हम जमींदारी प्रथा से मुक्ति दिला देंगे। जो उन्मूलन शुरू हो गया संविधान में लिखना, मैंने क्लियर किया अभी, लैंड रिफॉर्म्स से, सीलिंग्स से। जनजातियों की सोच को मैंने बताया, स्वाधीनता के टाइम में जनजातियों की सोच थी कि भाई जो शहरी जो लोग हैं वो दबाव डालते हैं, वो दबाव नहीं होनी चाहिए, इससे स्वाधीनता चाहिए, तो वो भी आया। महिलाओं का एक मैंने बताया था कि महिलाओं का कहना था कि महिलाओं की स्वाधीनता का मांग था कि हमें भी घर के काम अगर हम करते हैं तो हमें भी गरिमापूर्ण स्थिति मिले। भारत में स्वाधीनता तब मिला है जब भारत में रहने वाले सभी तबके के, सभी वर्ग के लोगों ने स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया। अर्थात जब संविधान लागू होना था, बनना था, तैयार हुआ था, तो उस समय इन सभी के बातों को रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा हट रहे हैं, एक थोड़ा सा स्टोरी बता रहा हूं मैं अमेरिका का स्टोरी थोड़ा अलग है। अमेरिका में देखो, जब तो अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो उस समय वाशिंगटन पहले राष्ट्रपति थे। तो वाशिंगटन के संरक्षण में बहुत आंदोलन चल रहे थे, तो वाशिंगटन ने पूछा था वहां के अश्वेत लोगों से कि आप लोग स्वाधीनता संग्राम में साथ दोगे? तो अश्वेत लोगों ने साफ मना कर दिया था कि हम स्वाधीनता संग्राम में साथ नहीं देंगे, हम जैसे जी रहे हैं वो बहुत अच्छा है, हमें लड़ना नहीं है। वाशिंगटन ने सीधे शब्दों में इस अपने आंदोलन में कहा था कि तुम साथ दो या ना दो, हम तो स्वाधीनता संग्राम करेंगे और हम आजादी लेंगे। देखो आजादी मिल गया, अमेरिका को आजादी मिला, लेकिन वाशिंगटन जब राष्ट्रपति बने और संविधान जब वहां का लिखा गया ना, तो वहां के संविधान में अश्वेतों का प्रवेश निषेध कर दिया गया। अश्वेत कहने का मतलब दासों का प्रवेश नहीं था वहां के संविधान। लगभग 90 वर्षों के बाद जब अब्राहम लिंकन वहां राष्ट्रपति बने, तब अब्राहम लिंकन ने दासों की स्थिति को सुधारा और मूल वहां के संविधान में जोड़ दिया।
ये अब्राहम लिंकन 1860 में किए। तो लगभग देखो, आजादी के 90 वर्षों के बाद, अमेरिका के आजादी के 90 वर्षों के बाद अब्राहम लिंकन का जो काल था, उसमें दासों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। लेकिन हमारे देश में तो देख लो, किसानों को भी तुरंत संविधान में स्थान मिल रहा था, महिलाओं को भी देना था, जनजातियों लोगों को भी देना था, हमारे भी बहुत सारे थे, सबको देना था। देखो ये डिफरेंस थोड़ा सा उठ रहा है। देखो अश्वेतों का तो प्रवेश हो गया था, लेकिन उसके लगभग 100 वर्ष तक और अमेरिका में अश्वेत महिलाओं को मूल संविधान में आने में समय लग गया। यानी हम कह सकते हैं कि अमेरिका का जो संविधान निर्मित था, उसमें अश्वेतों का कोई स्थान नहीं था प्रारंभ में, और लगभग 100-150 वर्षों के बाद अश्वेत का प्रावधान आया। 1950 में अश्वेत महिलाओं का, यानी दासों की महिलाओं का प्रवेश जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल दिया गया। तो इतने सारे चीजें थी, लेकिन हमारे देश में ऐसी चीजें नहीं थी। हमारे देश में अलग था, हमारे देश में संविधान अलग था। देखो एक चीज है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को राज्य अगर फॉलो करता है तो अपने अपने हिसाब से कर देता है। और हम अगर आजादी को देखते हैं, 1950 के बाद देखते हैं, तो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, यानी कांग्रेस की पार्टी थी। केंद्र में भी कांग्रेस और सभी राज्यों में भी कांग्रेस, यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस। अर्थात जो काम था वो बड़ा बढ़िया से चल रहा था। लेकिन तभी इसके विरोध में कुछ स्वर उठने लग गए। इन स्वरों के उठने के कारण ही लोकतंत्र देश स्थापित होने के कुछ ही समय के बाद, यानी 1951 में ही पहला संशोधन आ गया। और ये पहला संशोधन क्या था, ये मैं आपको बताऊंगा। पहला संशोधन 368 अनुच्छेद का उपयोग करके लाया गया था, और ये 31वां जो अनुच्छेद है मौलिक अधिकार का, इसमें थोड़ा फेरबदल कर दिया गया था। आई थिंक क्लास ऑफ होने वाली है, तो अब अगली क्लास में, सेकंड क्लास में, जस्ट 10 to 15 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स के बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उसमें बताएंगे कि पहला संशोधन कब आया और पहला संशोधन से क्या जुड़ा हुआ आया, क्या 31 ए और बी में क्या बदलाव लाए गए और क्या बदलाव नहीं लाए गए। एक बार सारे अनम्यूट करो और एक